आज हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम का आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न व्यू ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। उत्पादन में जब स्थिर साधनों के साथ साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के कारण अविभाज्य साधन का कुशल प्रयोग संभव हो पाता है। उत्पादन में जब स्थिर साधनों के साथ साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के कारण अविभाज्य साध्य का कुशल प्रयोग संभव हो पाता है और एक बिंदु पर साधनों का आदर्श सहयोग स्थापित होता है। इस बिंदु के बाद जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाई में वृद्धि की जाती है वैसे वैसे सीमांत उत्पाद गिरता जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इसी स्थिति को उत्पत्ति ह्रास नियम अर्थात लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के नाम से पुकारा है। मार्शल तथा उनके साथियों ने उत्पत्ति ह्रास नियम का केवल कृषि तक सीमित रखा था, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसे कृषि तक ही सीमित न रखकर उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियाशील माना है। मार्शल तथा उनके साथियों ने उत्पत्ति ह्रास नियम को केवल कृषि तक सीमित रखा था, किंतु आधुनिक शास्त्रियों ने इसे कृषि तक ही सीमित न रखकर उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियाशील माना है। हम यहाँ परिभाषा लेते हैं। सर्वप्रथम हम परिभाषा लेते हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि यदि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। इसी प्रकार प्रोफेसर बैनम के अनुसार उत्पादन के साधनों के सहयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उस साधन का सीमांत और औसत उत्पाद घटता जाता है। यानी उत्पादन के प्रत्येक साधनों के सहयोग में उत्पादन के अनुपात में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उस साधन की सीमांत और औसत उत्पाद घटता जाता है। अब इस नियम से संबंधित हम कुछ मान्यताएं लेते हैं। इस नियम की कुछ मान्यताएं एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। फर्स्ट, एक उत्पत्ति साधन परिवर्तनशील है तथा अन्य स्थिर है। यानी हम कह सकते हैं एक साधन अर्थात एक उत्पत्ति साधन परिवर्तनशील होता है। एक उत्पत्ति साधन परिवर्तनशील है तथा अन्य स्थिर। सेकंड, परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयां समरूप होती है। इकाइयां कैसी होती है? परिवर्तनशील साधन की समस्त प्रकार की इकाइयां कैसी होती है? समरूप होती है, अर्थात एक जैसा प्रोडक्ट होता है, होमोजेनियस। तीसरा पॉइंट, तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड, तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं। इसी प्रकार 4 पॉइंट, स्थिर साधन अविभाज्य होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, विभिन्न उत्पत्ति साधन अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं, अर्थात इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होते हैं। विभिन्न उत्पत्ति साधन अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं। सिक्स पॉइंट,
स्थिर साधन सीमित एवं दुर्लभ होते हैं। स्थिर साधन सीमित एवं दुर्लभ होते हैं। नियम की व्याख्या अथवा उत्पाद की तीनों अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। परिवर्तनशील साधनों परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीनों अवस्थाओं को हम इस टेबल के माध्यम से दिखाया है। हमने इन तीनों अवस्थाओं को हम स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल के बारे में हम बता देते हैं कि स्थिर साधन हमने कांस्टेंट रखा है। स्थिर साधन को हमने बराबर रखा है, एक एक एक। परिवर्तनशील साधन अर्थात श्रम की इकाइयों को हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद को हमने टेबल में दर्शाया है। जब परिवर्तनशील साधन शून्य है तो कुल उत्पाद शून्य, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद नगण्य है। श्रम की इकाई 1 होने पर कुल उत्पाद हमने 3 लिया है। इसी प्रकार 2 होने पर 8, 3 पर 12, 4 पर 15, 5 पर 17, 6 पर 17, सो ऑन। औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधनों का भाग देने पर हमें औसत उत्पाद प्राप्त होता है। 3 में 1 का भाग देने पर 3 तथा 8 में 2 का भाग देने पर 4, 12 में 3 का भाग देने पर 4। इसी प्रकार से ये प्राप्त होता है। सीमांत उत्पाद अर्थात चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद में परिवर्तन होने पर 3 में से 0 जाने पर 3, 8 में से 3 जाने पर 5, 12 में से 8 जाने पर 4 तथा 15 में से ये जाने पर 17 में से 17 जाने पर 0, 16 में से 17 जाने पर -1 तथा ये प्राप्त होता है। अतः ये अपने टेबल के बारे में था। अब हम इस टेबल के माध्यम से एक रेखा चित्र का निर्माण करते हैं जिसमें हम औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के मध्य डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम कुल उत्पाद के बारे में डायग्राम बनाते हैं। हम ओ एक्स पर परिवर्तनशील साधन की मात्रा को लेते हैं। यहां हमने श्रम को माना है, इसलिए श्रम की इकाइयों को हमने दर्शाया है। श्रम की इकाइयां इसी प्रकार इस डायग्राम में भी हम परिवर्तनशील साधन को यहां लेते हैं। देखिए, और ओ वाई एक्स पर हम उत्पाद को लेते हैं। यह हम डायग्राम कुल उत्पाद के बारे में बता रहे हैं, यहां तो टीपी आएगा। इसी प्रकार इस डायग्राम में एपी तथा एमपी औसत उत्पाद और मार्जिनल उत्पाद आएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं कुल उत्पाद के बारे में। जब परिवर्तनशील साधन की इकाई 0 है तो हम यहाँ 0 पर लेते हैं। जब परिवर्तनशील साधन की इकाई कितनी है, 1 है, तो कुल उत्पाद बढ़कर कितना हुआ, 3। इसी प्रकार 2 होने पर कुल उत्पाद कितना हुआ, 8, 3 पर 12, 4 पर 15, 5 पर 17 और 6 पर 17, 7 पर 16 और 8 पर हमारे पास कितना है, 13। ये अपना टीपी डायग्राम यानी औसत उत्पाद का डायग्राम हमारे पास बन गया है। अब इसी प्रकार हम औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद में डायग्राम बनाते हैं। श्रम की इकाई जब 1 होने पर औसत उत्पाद कितना है, 3। इसी प्रकार श्रम की इकाई 2 होने पर औसत उत्पाद कितना है, 4। 3 पर भी 4, 4 पर 3.75 लगभग या 3.75, 5 पर 3.40 और 6 पर 2.83 और 7 पर 2.83 और 1.6। ये है अपना एवरेज प्रोडक्ट का डायग्राम बन गया। अब हम
औसत उत्पाद का, सीमांत उत्पाद का डायग्राम बनाते हैं। एक इकाई, श्रम की इकाई एक होने पर कितना है? 3। 2 पर कितनी है? 5, या मैक्सिमम। 3 पर 12, 3 पर सॉरी 4, 3 पर 4, 4 पर 3, इसी प्रकार 2 और 6 पर 0, 7 पर -1 और 8 पर -3, 8 पर -3। तो ये अपना डायग्राम बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट का, एमपी। अब हम देखते हैं कि जब अपन ने उत्पाद का तीनों के डायग्राम बना दिए हैं तब स्थिति क्या होती है। अलग अलग कंडीशन में तीनों की स्थिति इस प्रकार से होगी। हम देखते हैं चित्र में, हमने इसे प्रथम स्टेज का है और इसे सेकंड, और ये स्टेज है जो थर्ड। तीन अवस्था में इसे बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज में हम देखते हैं कि श्रम की इकाइयां 1, 2, 3 तक आने पर हम देखते हैं कि कुल उत्पाद कितना होता है? 12। लेकिन यह हम देखते हैं कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर हो जाते हैं। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर हो जाते हैं। ये अपनी प्रथम स्थिति है, ये अपन की फर्स्ट कंडीशन है, यहां से लेकर यहां तक प्रथम अवस्था। सेकंड में देखते हैं हम कंडीशन में कि श्रम की इकाइयों में या परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में परिवर्तन होने पर औसत उत्पाद धीरे धीरे कम होता जाता है, सीमांत उत्पाद भी धीरे धीरे कम होता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब ये क्या हो जाता है? 0। एक स्थिति क्या आती है? जब ये 0 हो जाता है। इसे हमने सेकंड अवस्था में विभाजित किया है। श्रम की इकाइयां अर्थात परिवर्तनशील साधन में हम जैसे जैसे देखते हैं कि 0 होने के बाद में थर्ड स्टेज ऋणात्मक आ जाती है। थर्ड स्टेज कौन सी आ जाती है? ऋणात्मक। ये अपनी कौन सी है? तीसरी अवस्था, अर्थात इसे कहते हैं ऋणात्मक अवस्था। प्रथम अवस्था को हम कहते हैं धनात्मक अवस्था। अब हम इन 3 अवस्थाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। फर्स्ट स्टेज उत्पत्ति के बढ़ते पैमाने की अवस्था। उत्पत्ति के बढ़ते पैमाने की अवस्था। उत्पत्ति के बढ़ते पैमाने। फर्स्ट कंडीशन कौन सी अपनी? उत्पत्ति के बढ़ते पैमाने। प्रथम अवस्था में स्थिर साधन के साथ साथ जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाई में प्रयोग में बढ़ रही जाती है, हमें बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। स्थिर साधन में जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में बढ़ाई जाती है, परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि की जाती है, हमें बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। उत्पादन हमें बढ़ता हुआ प्राप्त होता है, जिसका प्रमुख कारण है कि परिवर्तनशील साधन बढ़ने पर स्थिर साधनों का पूर्ण विध्वंस संभव हो पाता है। इसी कारण आरंभ में कुल उत्पादकता, औसत उत्पादकता एवं सीमांत उत्पादकता तीनों बढ़ती है। ये तीनों बढ़ती रहती है। प्रथम अवस्था में 2 भाग है। प्रथम अवस्था में प्रथम अवस्था में 2 भाग है। प्रथम अवस्था में सीमांत उत्पादकता तथा औसत उत्पादकता बढ़ती है। परिवर्तनशील साधन की दूसरी इकाई पर सीमांत उत्पादकता अधिकतम होती है। सीमांत उत्पादकता अधिकतम है। परिवर्तनशील साधन की अधिकतम होती है। तीसरी इकाई के लिए सीमांत उत्पादकता घट जाती है किंतु औसत उत्पादकता बढ़ती रहती है। यहां देखिए, यहां क्या हुआ? ये घट रही है, लेकिन इस बिंदु पर ये बढ़ रही है। प्रथम अवस्था के आरंभिक भाग में सीमांत उत्पादकता तथा औसत उत्पादकता दोनों बढ़ती है, किंतु द्वितीय चरण में सीमांत उत्पादकता घटते हुए होने पर भी औसत उत्पादकता बढ़ती है।
उत्पादन की पहली अवस्था में प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बीच के बिंदु को हम मोड़ का बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। प्रथम अवस्था का समापन उस बिंदु पर होता है, प्रथम अवस्था का समापन उस बिंदु पर होता है जहां औसत एवरेज प्रोडक्ट अधिकतम हो जाए। प्रथम अवस्था में आरंभ में अंत का औसत उत्पादकता निरंतर बढ़ती है, इसलिए इस अवस्था को बढ़ते औसत उत्पाद की अवस्था अथवा सेकंड घटते प्रतिफल की अवस्था। द्वितीय अवस्था में हम देखते हैं कि औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद दोनों घट रहे हैं। औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद दोनों घट रहे हैं। इस अवस्था का समापन उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, जहां पर सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। इस अवस्था में कुल उत्पादन टीपी इस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, क्योंकि इस अवस्था में सीमांत उत्पादन घट रहा है किंतु धनात्मक है। इस बिंदु पर सीमांत उत्पादन घट रहा है किंतु धनात्मक होता है। इस अवस्था में औसत उत्पाद घटता हुआ होने के कारण इस अवस्था को घटते हुए औसत उत्पाद की अवस्था भी कहा जाता है। लेकिन यह अवस्था में क्या कर रहा है, एवरेज प्रोडक्ट घट रहा है, अतः इस कारण इसे घटते औसत उत्पाद की अवस्था भी कहते हैं। यहाँ क्या होता है, पीक पॉइंट होता है, मैक्सिमम बिंदु होता है। ये बिंदु पर कुल उत्पाद अधिकतम होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड अवस्था की, ऋणात्मक अवस्था, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। उत्पादन की इस तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पादन शून्य से कम अर्थात ऋणात्मक हो जाता है। इसमें सीमांत उत्पादकता के ऋणात्मक हो जाने के कारण कुछ उत्पादकता अर्थात कुल उत्पादकता, टोटल प्रोडक्ट घटने लगते हैं। घटती कुल उत्पादकता तथा ऋणात्मक सीमांत उत्पादकता के कारण इसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था अर्थात स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स कहा जाता है। ऋणात्मकता के कारण इसे कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि किस अवस्था में उत्पादन कार्य लाभप्रद है। एक विवेकशील उत्पादक सदैव द्वितीय अवस्था में कार्य करना पसंद करेगा। प्रथम अवस्था में जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तब कुल उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि अविभाज्य स्थिर साधनों का पूर्ण विदोहन हो जाता है। प्रथम अवस्था में यदि उत्पादक उत्पादन कार्य रोक देता है तो इसका अर्थ है कि वह उस अतिरिक्त लाभ से वंचित हो जाता है जिसे वह परिवर्तनशील साधनों की अतिरिक्त इकाइयां उत्पादन क्षेत्र में लगाकर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार एक उत्पादक के लिए लाभप्रद यह है कि वह परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को उत्पादन क्षेत्र में तब तक बढ़ाया जाए जब तक उसे कुल उत्पादकता में तीव्र वृद्धि प्राप्त नहीं हो जाती। घटती सीमांत उत्पादकता उत्पादन के लिए खतरे की सूचना अवश्य देती है। घटती सीमांत उत्पादकता उत्पादन के लिए खतरे की सूचना अवश्य देती है, क्योंकि घटती सीमांत उत्पादकता शून्य होने तक पहुंचकर ऋणात्मक पर भी हो जाती है। उत्पादक तीसरी अवस्था के आरंभ होने के पहले ही अपने उत्पादन स्तर को नियंत्रित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय अवस्था ही उत्पादन कार्य योग्य है।